जिस व्यक्ति के पास धैर्य होता है और जो निरंतर प्रयास करता रहता है वह व्यक्ति एक दिन सब कुछ पा लेता है। तो हाय गाइस, मैं धर्म विमल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे जीन पियाजे का मानसिक विकास का सिद्धांत। मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। तो पियाजे में से ना हमेशा से 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। जो पियाजे की जो 4 अवस्थाएं हैं, मूर्त अमूर्त, में से क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो पूरी थ्योरी अच्छे से रीड कर ले, प्याजे में से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो प्याजे के बारे में बात करेंगे पूरी डिटेल में, पूरा अपना कॉन्सेप्ट प्याजे का, जो जीन प्याजे ने क्या दिया है, क्या अवस्थाएं बताई हैं, सारी चीज़ों को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे और अपने जो मस्त समझ के साथ पढ़ेंगे। कटस्थ नहीं करेंगे, रटंत नहीं करेंगे, ठीक है। समझ के साथ करेंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। तो जीन प्याजे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने लिखा हुआ है, जीन प्याजे का मानसिक और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। परीक्षा है आपकी कब? 21 जनवरी 2024 में। पिछली कक्षा में मैंने ये 2023 कर दिया था, क्योंकि अभी 23 चल रहा है तो आगे का साल याद नहीं रहता है। तो परीक्षा कब है? 21 जनवरी 2024 को परीक्षा। तो जीन प्याजे का मानसिक या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत की बात कर रहे हैं हम। तो मानसिक विकास यानी कि मस्तिष्क से, और संज्ञानात्मक एक ही चीज है दोनों। मानसिक यानी मस्तिष्क और संज्ञानात्मक यानी सूचनाएं और संख्याओं को एकत्रित करने या समस्या के प्रति सोचने और समझने की जो क्षमता होती है, उस सब उसके लिए इस्तेमाल किया गया है प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास। तो कहीं भी ये 2 चीज दिख जाए आपको, मानसिक या संज्ञान, तो वहां पे टिक कर देना है आपको जीन प्याजे। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या दिया है? जीन प्याजे ने दिया है। ये तो आपका हो गया एक, ठीक है, 1 नंबर में ये आपका हो गया। इसके बाद जो जीन प्याजे हैं वो कहाँ के निवासी थे, इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म 8 अगस्त को है, एक बार आप कंफर्म कर लेना। 1896 और 1980 में इनकी क्या हुई? डेथ हुई। ये कहाँ के निवासी थे? ये थे निवासी स्विट्जरलैंड के निवासी थे ये। वैसे क्वेश्चन में पूछता नहीं है, लेकिन एक बार पूछ लिया था कि पाब्लो कहाँ के रहने वाले थे। तो पाब्लो कहाँ के रहने वाले थे? रूस के रहने वाले थे। तो हमें पता होना चाहिए कि जीन प्याजे कहाँ के निवासी थे। तो जीन प्याजे थे स्विट्जरलैंड के निवासी। अब जो जीन प्याजे साहब हैं, जीन प्याजे साहब ने बताया अपना जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, जिसमें कि जो बच्चा होता है जब वह पैदा होता है, कुछ ना बच्चे के अंदर क्या है, जन्मजात क्षमताएं होती हैं। जन्मजात क्षमताएं क्या होती हैं? जैसे कि बच्चा कुछ गतिविधियों को लेके पैदा होता है, जो कि स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। जैसे कि किसी वस्तु को पकड़ना, किसी वस्तु को चूसना, या अगर उसके हाथ में कोई पेन या कोई भी चीज लंबे आ गया तो क्या है, बच्चा सीधा अपने मुंह में ले करेगा और उसे चूसने लग जाएगा। वस्तु को, कोई भी चीज उसे पकड़ा दो, खेलने लग जाएगा, उसे सीधा क्या करेगा, पकड़ेगा, उसे कुछ भी करेगा। तो इस प्रकार की जो गतिविधि होती है वो बच्चे क्या है, स्वाभाविक होती है। देखना, आप कोई बच्चे को बता तो थोड़ी ना है कि यहाँ देखो आप, ऑटोमेटिक होता है, स्वाभाविक होता है। तो प्याजे ने एक लाइन बोली है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे के अंदर कुछ जो क्षमताएं होती है वो होती है जन्मजात क्षमताएं होती है। ये स्टेटमेंट आता है रखा का रखा। साथ ही साथ प्याजे ने कहा है कि जो बच्चा होता है, बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। बच्चा क्या है, एक नन्हा वैज्ञानिक है, क्योंकि वो खोज परक गतिविधियों में लगा रहता है। अगर उसे कुछ खिलौना दे दिया जाए तो उसे तोड़ेगा, तोड़ेगा उसे, पुर्जे सारे क्या है, उतन पुतन कर देगा। तो ये 2 स्टेटमेंट है, नन्हे वैज्ञानिक और जो जन्मजात क्षमताएं होती हैं वो क्या होती है बच्चे के अंदर, स्वाभाविक होती है जब बच्चा क्या है, पैदा होता है। अब जो जीन प्याजे हैं, जीन प्याजे ने क्या है बताया है कि बच्चा कैसे सीखता है, उसकी 4 स्टेजेस बताई हैं जीन प्याजे साहब ने, ठीक है। तो जीन प्याजे ने 4 स्टेजेस बताई हैं। चारों में क्या है, एज में डिफरेंस है कि जो बच्चा है वह कैसे सीखता है और कैसे विकास करता है, क्या क्या चीज़ों को किस स्टेज में क्या क्या चीज़ें सीखता है। काफ़ी कंफ्यूजन है यूट्यूब वगैरह पे, अगर प्याजे को पढ़ोगे तो प्याजे को लेके जीन प्याजे, कहीं पे जीन पाइगोट करके ऐसे उपनाम इसके कई नाम। तो जीन प्याजे याद रखना, 4 अवस्थाएं दी हैं, ठीक है। तो पहली दी है ना संवेदीय पेशीय अवस्था, इसे बोलते हैं इंद्रजनित अवस्था भी बोलते हैं। दूसरा नाम इसका होता है संवेदी या संवेदी पेशीय अवस्था, ठीक है। यानी इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। तो जो पहली अवस्था होती है, पहली अवस्था में क्या होता है, बच्चा सेंस पर निर्भर होता है। वो अपनी कोई भी प्रकार की जो गतिविधि होती है उसे कैसे व्यक्त करता है। तो बच्चा क्या करता है, रोके व्यक्त करता है।
और इसमें बच्चा क्या होता है, दूसरों पर निर्भर होता है, दूसरों पे यानी अपने माता पिता पर निर्भर होता है। कब तक होती है इसकी, 0 से 2 यानी जन्म से लेके 2 वर्ष तक इसकी क्या होती है, स्टेजेस होती है किसकी, जन्म से 2 वर्ष तक कह लेंगे कि जन्म से लेके 2 वर्ष तक की स्टेज होती है किसकी, सेंसरी मोटर स्टेज, इंग्लिश में इसका नाम है संवेदी, संवेदी पर, तो ये इसके उपनाम है, ठीक है। संवेदी यानी सेंस याद रखना है आपको इंग्लिश में, सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से लेके 2 वर्ष तक। एज जो होता है, एज का क्राइटेरिया है, ठीक है। थोड़ा लाइट का जो वेव है, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी मतलब बल्ब की प्रॉब्लम है, तो उसे सही करने की कोशिश करेंगे। तो सेंसरी मोटर स्टेज यानी अपने जो बच्चा होता है वो क्या होता है, सेंस पर निर्भर होता है, अपनी किसी भी प्रकार की गतिविधि को बच्चा रोकर व्यक्त करता है और माता पिता पर निर्भर करता है, ठीक है। जो वस्तुएं बच्चे के प्रत्यक्ष होती हैं वह क्या है, उनके बारे में ही कल्पना कर पाता है, सोच पाता है। जो बच्चों अगर कोई खिलौना रखा है उसके सामने तो उसी के बारे में सोच पाएगा और अन्यथा किसी के बारे में नहीं सोच पाएगा। इसमें बच्चा और मेन मेन चीजें हैं, इसमें क्या आता है, अनुकरण, वस्तु स्थायित्व, अनुकरण, वस्तु स्थायित्व और जीववाद, ठीक है। तो अनुकरण यानी दोहराना, वस्तु स्थायित्व और जीववाद, ये 3 टॉपिक, ये 3 चीजें हैं जो कि आपकी जो संवेदी प्रेरक गतिविधि है या अवस्था है उसके अंदर पूछा जाता है। अनुकरण यानी दोहराना, बच्चा क्या करता है, इसमें दोहराना है, बड़बड़ाता है, चिढ़ाता है। वस्तु स्थायित्व क्या होता है, देखा होगा आपने कॉमनली, आपके घर में अगर कोई बच्चा हो तो इसे प्रैक्टिकल करना कि जब बच्चा खेल रहा हो आप उस वस्तु को उसके सामने से हाथ में से छीन लोगे और उसे कहीं छुपा के रख दोगे तो बच्चा क्या है, रोने लग जाएगा और वहीं पे देखने लग जाएगा। अगर आपने ऐसे कर लिया तो बच्चा भी ऐसे करने लग जाएगा, तो उसे बोलते हैं वस्तु स्थायित्व, याद रखना है ये, ठीक है। एक बच्चा था ऑफलाइन क्लास में, वो कह रहा था वस्तु स्थायित्व का मतलब था परमानेंट वस्तु, तो ऐसा नहीं है, इसका मतलब होता है छुपी वस्तु को जब बच्चा बाहर निकालता है तो वो स्टेज होती है 0 से 2। जीववाद, जो वस्तु जीवित होती है उनके लिए क्या है, उन्हीं का क्या है, अर्थ होता है। कुर्सी मेज इनको वो कुछ नहीं समझता, जो वस्तु जीवित है उनके लिए उन्हीं का अस्तित्व है। तो ये बात की हमने पहली स्टेज की, अनुकरण, वस्तु स्थायित्व और जीववाद, जन्म से लेके 2 वर्ष तक। इसके बाद दूसरी जो अवस्था है वो कौन सी है आपकी, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, इसे बोलते हैं क्या, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये कब होती है, 2 से लेके कब तक होती है अपनी, 2 से लेकर होती है 7 वर्ष तक, प्री संक्रियात्मक यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है, ये पहले में से बनेगा ऑप्शन, दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती, इसमें भाषा का विकास हो जाता है बच्चे का, बच्चा क्या है, वर्गीकरण करने लग जाता है, क्या होता है, भाषा का विकास होता है 0 से 2 वाली स्टेज में, और साथ ही साथ क्या होता है बच्चे में, भाषा का विकास हो गया, दूसरा कहें बच्चा वर्गीकरण करने लग जाते हैं ना, चीज़ों को क्या अलग अलग बांटने लग जाता है। पहली अवस्था की जगह इस अवस्था में क्या है, बच्चा ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, खेलने लग जाता है, घर से बाहर निकल जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, अपने वातावरण परिवेश में घूम फिर के क्या करने लग जाता है, समायोजन करने लग जाता है। समायोजन, अनुकूलन, स्कीमा, ये वर्ड भी किसने दिए हैं, जीन पियाजे ने ही दिए हैं। जीन स्कीमा, काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, स्कीमा क्या है, स्कीमा होता है, स्कीमा का सरल अर्थ है जब कोई अपने तरीके से किसी समस्या का क्या है, अर्थ खोज निकाले या उस बात को अपने ढंग से समझ ले, उसे बोलते हैं स्कीमा। कोई व्यक्ति, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप अपने तरीके से नोट्स बनाओ या जो भी अर्थ निकालो उसे बोलेंगे स्कीमा। अनुकूलन आपको पता ही है, ठीक है। तो दूसरी अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष तक की होगी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, भाषा का विकास, वर्गीकरण, और साथ ही बात करें इसमें क्या है, बच्चा समाज में घुलने मिलने लग जाता है और पहली अवस्था की जगह दूसरी में थोड़ा निपुण हो जाता है समस्या को सुलझाने में। तीसरी अवस्था है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, ये महत्वपूर्ण है। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, मूर्त चिंतन भी होता है, ये होती है आपकी 7 से लेकर कब तक, 7 से लेकर 11 वर्ष तक की जो स्टेज होती है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, इंग्लिश में इसे बोलते हैं
कंक्रीट, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कंक्रीट, यानी मूढ़ संक्रात्मक अवस्था 7 वर्ष से लेकर। तो मूढ़ चिंतन भी होता है, मूर्त और अमूर्त चिंतन। मूढ़ चिंतन से अभिप्राय क्या होता है, या मूर्त अवस्था से जो वस्तु सामने रखी हुई है उस वस्तु के बारे में ही सोच पाना मूर्त अवस्था कहलाती है। ये इसका महत्वपूर्ण है, इस एज की, इस एज का एक महत्वपूर्ण गुण है, ये कह सकते हैं कि जो वस्तु सामने है उनके लिए क्या है, उन्हीं के बारे में सोच सकते हैं। क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, आपने बताया कि एप्पल है, ठीक है, तो बच्चा समझ जाएगा। आपने बताया कि एक नदी है, गंगा नदी है, जो यमुनोत्री से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है, इलाहाबाद प्रयागराज में उसका मिलन होता है, गंगा से मिलती है। तो बच्चा कल्पना नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसके सामने जो वस्तु होगी उसी के बारे में सोच पाएगा। तो उसके लिए शब्द का इस्तेमाल किया है मूढ़ संक्रात्मक अवस्था। ये स्टेज है एक तरीके की, मूढ़ चिंतन भी बोलते हैं इसे। तो जो वस्तु सामने है उसके बारे में सोच पाना ही क्या कहलाती है, आपकी मूढ़ चिंतन कह लो। इसकी और सारी, और इसमें क्या है, इसमें बचता क्या है, अनुकूलन करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है, अनुकूलन। और बच्चे को ज्ञात हो जाता है कि भार लंबाई अनुकूलन, या क्या करेगा, सामंजस्य करने लग जाता है। भार यानी वेट और लंबाई, ये चीज़ें क्या है, स्थिर है, गतिशील नहीं है। और उसमें पलटावी और पलटावी का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक लंबा बर्तन है, एक गोल बर्तन है, तो बच्चों को पता लग जाता है कि दोनों बर्तन में क्या है, बराबर हैं। ऐसा नहीं कि उसमें कम है और इसमें ज़्यादा है। या अपने घर में लड़ाई होती होगी छोटे में, तो इस वाले में बच्चे को ये ज्ञात नहीं होता, बच्चा कहेगा बड़े वाले भगोने में या बड़े वाले जो कटोरा उसमें ज़्यादा है। लेकिन जब वो मूर्त में आ जाता है तो उसे ज्ञात हो जाता है कि दोनों में क्या है, बराबर ही पानी आएगा, या जो भी चीज़ है। तो अनुकूलन, भार, लंबाई, ये चीज़ें क्या होती हैं, स्थिर होती हैं। उलट पुलट करने लग जाता है और अनुकरण करने लग जाता है, अनुकूलन, ठीक है। भार, अंक यानी कोई भी डिजिट कह लो, कोई भी नंबर कह लो, ये सारी चीज़ें क्या है, स्थिर होती हैं मूढ़ संक्रात्मक अवस्था। इंग्लिश में क्या बोला गया है इसे, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से लेकर 11 वर्ष। तो मेन तो पॉइंट वही वाला है कि मूर्त जो वस्तु सामने है उसके बारे में सोच पाना। तीसरा है अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन यानी फॉर्मल स्टेज, किशोर अवस्था की ओर बढ़ रहा है बच्चा। तो 11 से क्या होगा, 11 से ऊपर, 11 से ऊपर की जो स्टेज होगी उसे बोलेंगे हम अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन से अभिप्राय होता है जब वस्तु सामने ना हो लेकिन उसके बारे में भी आप क्या चिंतन कर पा रहे हो, तो वो कहलाएगा आपका अमूर्त चिंतन। क्लास में जैसे मैंने बताया कि बंगाल की खाड़ी वहाँ पर है, अरब सागर गोवा के पास या निकट है, तमिलनाडु नीचे की ओर है, श्रीलंका के पास है। तो बच्चा क्लास में समझ जाएगा कि सर भारत का नक्शा हमने देखा है, भारत के नक्शे में उसके अनुसार वो चीज़ वहाँ पे, वो चीज़ वहाँ पे। तो बच्चा क्या होगा, समझ जाएगा इन चीज़ों को। इसमें आएगा अमूर्त संक्रात्मक अवस्था में 11 से लेकर ऊपर। और पूर्ण रूप से बच्चा क्या हो जाता है, समस्या को सॉल्व कर लेता है अपने आप, और पूर्ण रूप से क्या है, समस्या के प्रति सोचने लग जाता है। तो उस अवस्था के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया है, प्याजे जी ने, अमूर्त संक्रात्मक अवस्था। सामने वस्तु ना होने पर भी उसके बारे में सोच पाना, यानी फॉर्मल स्टेज की बात की है। 11 से लेकर ऊपर क्षमता का विकास हो जाता है और पूरे संसार के बारे में अपनी अलग से सोच बनाने लग जाता है, ठीक है, कि मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चन भी करने लग जाता है अमूर्त संक्रात्मक अवस्था में। तो 4 स्टेजेस पढ़ी आपने, काफ़ी महत्वपूर्ण थी। चारों स्टेज 1 नंबर से पूछा जाएगा। ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं, अनुकरण जीववाद हो गया, वस्तु स्थायित्व हो गया आपका, अनुकूलन, भार, लंबाई किस में आता है, मूढ़ संक्रात्मक कौन सी स्टेज में आता है, किस एज ग्रुप के अंदर आता है, नन्हे बच्चे, टैगलाइन, कुछ बच्चे जन्म के साथ पैदा होते हैं, ये सारी चीज़ें ही पूछी जाती हैं प्याजे की थ्योरी के अंदर। तो क्लास को काफ़ी अच्छे से देखिएगा, पूरी वीडियो को, आपकी जो थ्योरी है वो क्या है, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप आज अपनी प्याजे को पढ़ो और अपनी सीटेट की तैयारी को क्या है, अच्छे से करते रहो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरीज और नेक्स्ट क्लास के साथ, ठीक है। मनुष्य के लिए क्या है, कठिनाई बहुत ज़रूरी है, मनुष्य के लिए कठिनाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके बिना जो है मनुष्य क्या है, सफलता का आनंद नहीं ले पाएगा। तो मनुष्य के जीवन में अगर कठिनाई है
और कठिनाई को पार किया उसने तो तभी तो वो आनंद ले पाएगा। तो सीखते रहिए और पढ़ते रहिए अच्छे से। धन्यवाद दोस्तों।